Dear students, I hope you are quite well and energetic. Today we will study about exercise, question and their answers. This is the exercise. Stand. Select question first है select correct answer current word from the following list and fill in the blanks. अभी इस प्रकार से फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन, इसमें जो है ABC दिए हुए हैं, इसमें ये जो तुम्हें फिलअप करना है. नेक्स्ट देखिए, ये एक्सरसाइज है डैमेज शीट विथ थर्ड क्वेश्चन, ये मैचिंग का है एंड सेकंड क्वेश्चन मैचिंग का है एंड थर्ड क्वेश्चन ये एग्जांपल, फोर्थ ये पैराग्राफ लिखना है तुम्हें. एंड लुक क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन ये एक क्रम से लगाना है, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप. एंड 11 क्वेश्चन इट इज़, ये बॉक्सेस हैं, इसमें डाउन एंड अक्रॉस ये तुमको जो है फिलअप करना है, ये जो है सभी फिलअप करना है. नेक्स्ट है इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से सभी फिलअप किया जाता है. और पहला क्वेश्चन जो है उसको देख लेंगे और सेकंड क्वेश्चन इसमें तुमने रीड किया होगा कि किस प्रकार से फिलअप किया है, और बहुत से तो इसको कर भी चुके होंगे किस प्रकार से फिलअप करना है. एंड ठीक है, इसको संभाल के पहला क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर है ये. एक्सरसाइजेस की सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन. फर्स्ट ए, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा. देखिए इसमें क्रॉप, इसमें क्रॉप फिलअप करेंगे. एंड सेकेंड, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज, थिंक प्रिपरेशन. क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. थर्ड है डैमेज सीड्स वुड. डैमेज सीड कैसे हो जाते हैं? लाइट हो जाते हैं ये. फिर क्या होगा? जब वाटर में इसमें डाला जाए ऑन द टॉप ऑफ द वाटर तो क्या होगा? फ्लोट. फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर. नेक्स्ट, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशेंट सनलाइट. सनलाइट एंड, अब इसमें देखिए सफी ग्रोइंग क्रॉप के लिए क्या क्या चाहिए? सफिशेंट सनलाइट वगैरह, और क्या चाहिए? सोचिए, थिंक. हाँ, वाटर एंड nutrients from the soil are essential. इसको अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे, इसी प्रकार से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं. एंड सेकेंड क्वेश्चन, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी. इसे मैच करना है. देखिए खरीफ क्रॉप्स, अब खरीफ के एग्जाम्पल्स हैं. खरीफ के एग्जाम्पल सोचिए कौन कौन से खरीफ के एग्जाम्पल है. इसमें क्लब है खरीफ एग्जाम्पल. आंसर भी नीचे. फर्स्ट का ई, फर्स्ट का क्या होगा? ई. खरीफ क्रॉप कहाँ मिलेगी जाकर के? ई. पेडी एंड मेज, दीज आर द एग्जाम्पल. पेडी ऑफ एंड मेज,
इस प्रकार से किसको जो है मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं, पैडी एंड मेज से मैच कर सकते हैं। ये पहले का ई से मिला दें, इस प्रकार से ई से मिला दीजिए, मिल गया पहले का ई। एंड रबी क्रॉप्स, अब देखिए इसमें एग्जांपल कहाँ रबी क्रॉप के, रबी की क्रॉप के एग्जांपल देखिए, रबी क्रॉप्स एग्जांपल सभी सर्च करिए, वीट ग्राम एंड पी, तो सेकंड किससे मिलेगा, डी से, टी से मिला दीजिए, इसको डायरेक्टली डी से मिला दीजिए, अंडरस्टैंड। एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, अब इस एग्जांपल केमिकल फर्टिलाइजर्स के किससे मिलेगा, ये केमिकल फर्टिलाइज यूरिया एंड सुपर फास्फेट, इसको यूँ मिला दीजिए, यूरिया एंड सुपर फास्फेट। तो इस प्रकार से ये रॉन्ग हो गया, ये थोड़ा इसको कट करो। केमिकल फर्टिलाइजर्स दिस इज यूरिया एंड सुपर फास्फेट, यूरिया एंड सुपर फास्फेट। अब देखिए यूरिया एंड सुपर फास्फेट केमिकल फर्टिलाइजर, ये केमिकल से मिले होते हैं। ऑर्गेनिक मैन्यूर, ऑर्गेनिक मैन्यूर ये एनिमल एक्सक्रीटा, काउडंग, यूरिन एंड प्लांट वास्ट, इसको मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक। तो ये तुम्हारा ये रॉन्ग रहा, ये सही है, ठीक। करेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से, नीचे भी आंसर दिए हुए हैं, इसी प्रकार से इसको लिख लेंगे। अंडरस्टैंड। थर्ड क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, सभी के एग्जाम्पल्स देने हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। सोचिए, थिंक अबाउट खरीफ क्रॉप एग्जाम्पल्स, पैडी एंड मेज, पैडी एंड मेज, ये जो है रेनी सीजन की क्रॉप्स हैं, पैडी एंड मेज। एंड रबी क्रॉप्स वीट एंड ग्राम, वीट एंड ग्राम, रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट इसमें देखिए क्वेश्चन 4, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। अब इसमें जो है अपने वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है तुम्हें, ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी पर। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जानते हैं किस प्रकार से सॉइल की तैयारी की जाती है, फसल बोने से पहले उसको मतलब जो है टिलिंग करते हैं, प्लोइंग करते हैं, अच्छी प्रकार से जुताई करते हैं, जिससे कि उसमें मतलब जो है एक लूजनिंग हो जाए सॉइल और उसमें एयर अच्छी प्रकार से पहुंच जाए। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। इट इज डन with the help of plow. This allows the roots to penetrate deep in the soil and to breathe easily even when they are deep. The clumps are broken with help of leveler. अब इसमें देखिए इसको जुताई की जाती है और जुताई करने के साथ साथ उसमें जो कुछ बड़े बड़े जो पीस हो जाते हैं उसके मिट्टी के, सॉइल के, वो क्रम्स, क्या कहते हैं उसको, क्रम्स, उसको लेवलर की सहायता से तोड़ दिया जाता है और लेवल में कर दिया जाता है। ये लेवलर है ये। तो इससे टिलिंग से क्या होता है, रूट्स जो है पेनिट्रेट डीप, बहुत गहराई तक प्लांट्स की रूट जा सकती हैं इन द सॉइल एंड ब्रीथ इजीली, और क्योंकि उसमें एयर पहुंच जाएगी तो आसानी से वो ब्रीथ कर सकती हैं, जब वो आसानी से मतलब गहराई तक पहुंच सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोइंग। सोइंग बीज बोना, कैसे बुआई करते हैं, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। बीजों को सॉइल के अंदर जो रखना, ये क्या है, सोइंग है। जैसे तुम गमले में कोई बीज बोना चाहो, जैसे चना वगैरह है या किसी कोई फ्लावर्स पॉट का, तो उसमें मतलब जो है लगा सकते, डाल सकते हैं और उसमें पानी वगैरह देते हैं तो वो जो फिर उगाते हैं। तो गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स are selected for sowing. Funnel shaped tool used traditionally
Nowadays, a seed drill is used for sowing with the help of tractor. Seed drill sows the seed uniformly and a proper distance and depth. तो इसमें जो सोइंग की जाती है इसको सीड होने चाहिए, अच्छी होने चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए। ख़राब सीड होंगे तो वो उगेंगे नहीं और प्रोडक्शन जो है कम होगा उसमें। तो क्लीन है हेल्दी सीड, उसकी पहचान करने के लिए मतलब जो है जानते हैं कि जो खोखले हो जाते हैं तो लाइट वेट हो जाते हैं और जो प्योर अच्छे सीड होते हैं वो हैवी होते हैं, भारी रहते हैं और अंदर मतलब जो है पानी में बैठ सकते हैं। और इसकी सोइंग जो करते हैं वो फनल शेप टूल, ये ट्रेडिशनल है, समझे, ट्रेडिशनली ये यूज है। नाउ इट इज़ ये सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प, सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है ट्रैक्टर से, इसकी मतलब जो है इसकी सहायता से उसको चलाते हैं। और सीड ड्रिल जो बीज बोता है वो यूनिफॉर्मली एक जैसे और समान डिस्टेंस पर और समान गहराई पर, जैसा कि उसमें रेगुलेटर में उसमें फिट कर दिया जाता है, उसी प्रकार उसी डेप्थ पर ये जो है बोए जाते हैं। तो आजकल ये जो है सोइंग सीड ड्रिल की सहायता से, और कभी कभी ये ब्रॉडकास्टिंग भी कर दी जाती है तो फैला दिया जाता है हाथ के द्वारा, उससे भी बीज बो देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सी जो है फोर्थ क्वेश्चन का, वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीडिंग। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, सीड ड्रिल एंड कल्टीवेटर। देखिए वीडिंग मीन्स है कि निराई करना, वीडिंग मीन्स निराई करना। ये खुरपी के द्वारा निराई कर सकते हैं और घास वगैरह अधिक हो जाती है, सीड ड्रिल भी उसमें मतलब जो है उसको घास को हटा सकता है, कल्टीवेटर उसके द्वारा भी। तो ये इसमें देखिए क्रॉप प्लांट्स हैं ये, और ये यहाँ पर जो है ये बीड्स हैं, बीड्स अनवांटेड प्लांट है, घास वगैरह बथुआ और ये सब उगाता है जो भी, वो बीड्स है, इसको खुरपी के द्वारा हटाते हैं। ये खुरपी है, खुरपी है, इसका ये हैंडल है और ये वुड का बना होता है, ये आयरन मेड है। यहाँ पर जो इसको काफ़ी साफ कर लेते हैं और उसके द्वारा इनको जो है कट कर देते हैं। तो खुरपी के द्वारा इसको जो बीड्स को बीडिंग कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक, विद द हेल्प ऑफ थ्रेस। ये नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेसिंग। आजकल थ्रेसिंग मतलब जो है अधिक है, ये रबी क्रॉप्स में चल रहा है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, सेपरेटिंग अलग करना, द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द chaff is called threshing. It is carried out with the help of thresher और कंबाइन मशीन। तो थ्रेसिंग जो है वो ग्रेन्स को, गेहूं को उसके भूसे से अलग करना। जो उसका प्लांट होता है उसमें बाली होती है, नीचे स्टेम वगैरह और वो पत्तियां होती हैं, उस सबका भूसा बनता है, उस भूसे को अलग कर देना, गेहूं अलग कर देना, इट इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। इट इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ थ्रेसर, थ्रेसर मशीन के द्वारा इसको जो है करते हैं। या कंबाइन मशीन, कंबाइन मशीन जो होती है वो उससे फील्ड से ही डायरेक्ट काटती चली जाती है और वो मतलब जो है अलग कर देती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। किस प्रकार से ये डिफरेंट है, मैन्यूर से किस प्रकार डिफरेंट है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर। इनऑर्गेनिक साल्ट कैसे हैं ये, तो फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक साल्ट एंड मैन्यूर ऑर्गेनिक सबस्टेंस, नेचुरल सबस्टेंस। नेक्स्ट सेकेंड, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑब्टेन्ड मैन्यूर, मैन्यूर इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। जानते हैं मतलब जो है ये एक पिट होता है, उसमें डाल दिया जाता है और ये इस प्रकार से बन जाता है। तो तुमने देखा होगा पिट ऑफ कंपोस्ट वगैरह गांव में बहुत होता है। ये मैन्यूर है, इसमें पिट ऑफ कंपोस्ट है, इसमें ये कलेक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वास्ट डंग, इसको ऐसे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। और इसको आसानी से घरों में नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसमें बदबूदार होता है ये, और जबकि फर्टिलाइज़र होते हैं वो फैक्ट्रियों बनते हैं और दुकानों से ख़रीद के लाते हैं, तो घर में भी आसानी रख सकते हैं, बोरियों वगैरह भरे होते हैं। जैसे ये फर्टिलाइज़र्स हैं, फर्टिलाइज़र्स यूरिया, पोटास,
and ammonium sulfate and NPK. These are the fertilizers. तो थर्ड है prepared in factories. Fertilizers are prepared in factories and manure prepared in the fields. ये फील्ड में तैयार किए जाते हैं. ये ह्यूमसलेस, केवल इसमें इनऑर्गेनिक साल्टी होते हैं, ह्यूमस नहीं होता है. और इसमें ह्यूमसफुल मतलब उसमें बहुत पत्तियाँ वगैरह, प्लांट्स, वास्ट वगैरह, इनका सबका डिकम्पोजिशन कंडीशन होती है, तो ह्यूमस बहुत होता है. समझे? जो कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस वो बहुत होता है. नेक्स्ट, वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट. तो फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. उसमें NPK, नाइट्रोजन, फास्फोट एंड पोटेशियम, ये इनकी परसेंटेज अधिक होती है. ठीक है. रिलेटिवली मैन्यूर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. इसमें ह्यूमस अधिक होता है. समझे? लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उतनी मात्रा में नहीं होते हैं जितने के फर्टिलाइजर्स होते हैं, जितने की फर्टिलाइजर्स में होते हैं. इसके एग्जाम्पल भी है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स. ये यूरिया, फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, NPK, ये क्या है? फर्टिलाइजर्स का एग्जाम्पल. और ये तो, लेकिन इसमें ये होता है इनऑर्गेनिक साल्ट है, फर्टिलाइजर्स हैं, इनको हम बहुत सालों तक लगातार नहीं यूज कर सकते हैं. लगातार यूज करने के साथ साथ हम मैन्यूर जरूर है, क्योंकि मैन्यूर ह्यूमस जो है वो उसकी मतलब फुलफिल करता रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए. क्वेश्चन 6 है व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर. इरिगेशन क्या है और 2 मेथड बता दीजिए जो इरिगेशन में मतलब उपयोगी हो. तो मेथड्स वगैरह ये जो है इरिगेशन जो उपयोगी वो बताने तुम्हें. और तो आंसर इसका देखिए क्वेश्चन 6 का, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप. तो इसमें एक बार ही लिख दीजिए, ये कट कर दीजिए यहाँ पर. ठीक. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. तो समय समय पर पानी की सप्लाई करना, पौधों को पानी देना, ये सब क्या है? इरिगेशन है. सिंचाई करना सिंचाई है. एंड 2 मेथड्स विच हेल्प अस टू कंजर्व वाटर आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम इट इज छिड़काव तंत्र है. क्या होता है? स्प्रिंक कर दिया, मतलब स्प्रे कर दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है. नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड है स्प्रिंकलर सिस्टम. समझ लें इसको, लिखेंगे दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप्स होते हैं विद रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप. इट इज़ मोर यूजफुल इन द अनइवन असमतल, ऊंची नीची जगह, एंड सैंडी लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. जहाँ पर सफिशिएंट वाटर नहीं होता है, सैंडी लैंड वगैरह, इनमें मतलब जो है इसका यूज किया जाता है और स्प्रिंकलर सिस्टम से ये कर दिया जाता है. देखेंगे इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम, ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये पंप है, पंप से प्रेशर से पानी जाता है और प्रेशर से पानी जा करके, और इसमें जो मेन पाइप है, मेन पाइप द्वारा और ये ब्रांचेस हैं पाइप की, और हर उस पर जो है एक निश्चित डिस्टेंस पर ये लगे हुए हैं. और हर पाइप जो ये मतलब जो है पाइप्स हैं वर्टिकली, इन पर जो है यहाँ पर एक नोजल लगा हुआ, रोटेटिंग नोजल जो घूमता रहता है, और ये फिर जो है घूम करके और चारों तरफ ये छिड़काव, तो इसका मतलब जो है स्प्रिंक हो जाता है, छिड़काव तंत्र हो जाता है. समझे? स्प्रिंकलर सिस्टम जो नोजल होता है, इट गेट्स स्प्रिंक्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट रेनिंग. ऐसे ही बरस होता है जैसे बरसात हो रही है. स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर द सैंडी सॉइल के लिए जो बहुत उपयोगी है. नेक्स्ट ड्रिप सिस्टम. दिस इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ द पाइप्स और ट्यूब्स with very small holes in them of water plants drop by drop just at the base of the root. It is very efficient as water is not wasted at all. ये काफ़ी मतलब जो है अच्छा है, इसमें वाटर जो है अधिक बर्बाद नहीं होता है. तो देखिए इसमें ड्रिप सिस्टम इट इज़ द
ड्रिप सिस्टम पोजीशन ऑफ द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसमें देखिए इस प्रकार से पंपिंग सिस्टम है और पंपिंग सिस्टम से यहाँ से ये वाटर जाता है, वाटर जो है ये इस प्रकार से ये जगह जगह पर और उसी रूट में पहुँचता है, तो इट इज़ ए ड्रिप सिस्टम। अंडरस्टैंड, ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट इट इज़ क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अब इसका क्वेश्चन 7 का आंसर है, व्हीट इज ए रबी क्रॉप विच इज सोन इन विंटर सीजन, इट रिक्वायर्स लेस वाटर। तो इसमें जो है लेस वाटर जो है रिक्वायर्स होता है। इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन, खरीफ सीजन में इसको बोएंगे क्योंकि खरीफ सीजन जो है एक रेनी सीजन है और इसमें अधिक से अधिक मतलब जो है पानी की बरसात वगैरह होती है, लेकिन व्हीट को उतनी नहीं चाहिए। तो द क्रॉप विल डैमेज ड्यू टू द हैवी रेनफॉल एंड प्रोडक्शन विल बी डिकार्स्ड कंसिडरेबली, और जो प्रोडक्शन जो है वो घट जाता है। क्वेश्चन 8 है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन फील्ड। किस प्रकार से इसको जो है करते हैं क्वेश्चन आंसर। इसका आंसर देखिए, कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एज द क्रॉप्स टेक अप nutrients from the soil. The soil becomes infertile. It does not get enough time of replenish the nutrients. तो इसमें जो किस प्रकार से कंटिन्यूअस प्लांटेशन, लगातार हम किसी खेत में यदि मान लीजिए लगातार किसी खेत में यदि हम एक ही फसल उगाते रहेंगे तो धीरे धीरे वो फील्ड जो है वो अनुपजाऊ हो जाएगा, धीरे धीरे फील्ड जो है अनउपजाऊ हो जाएगा। द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, इट डज नॉट गेट एनफ टाइम टू रिप्लेस द न्यूट्रिएंट्स। तो इसका है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय ए कंटिन्यूअस प्लांटेशन क्रॉप्स इन ए फील्ड। तो इसका ये है कि हम जो है इसमें लगातार जो प्लांटेशन होता है उससे कम उपजाऊपन होता है। तो इसकी और तरह बहुत सी विधियाँ हैं, उसमें मैन्यूर मिलाना और क्रॉप रोटेशन करना, ये सब जो है इसके द्वारा हम जो है इसको दोबारा फर्टाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली एलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड बीड्स। इसमें बीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो उगाते हैं क्रॉप के बीच में, तो वो बीड्स हैं, उनको अलग करना जरूरी है। जैसे ये है, ये एक क्रॉप प्लांट है, इसमें जगह जगह पर ये घास वगैरह उगाई है, ये अनवांटेड है। अनवांटेड पर इनको नहीं, किसान नहीं उगाना चाहता है, समझे। तो ये जो है बीड्स हैं। अब कंट्रोल ऑफ द प्लांट बीड्स, किस प्रकार से हम बीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ बीड्स can be controlled by adopting many ways. Tilling before sowing of crops helps in the uprooting and killing of weeds. Weeds dry up and get mixed with the soil. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. Weedicides are sprayed in the fields to kill the बीड्स। तो बीड्स को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह की विधियाँ हैं। एक तो मैनुअली खुरपी से मतलब उसको कट कर सकते हैं, या मान लीजिए टिलिंग वगैरह करते हैं उससे, और केमिकल्स से जो कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कि 2,4-D वगैरह केमिकल्स स्प्रे कर दिए जाते हैं और वो जो है इस प्रकार से कंट्रोल हो जाते हैं। और एक बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है, वो एक्सप्लेन किया होगा, हमें इतना ही। एंड क्वेश्चन 10, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। अब तो इसमें देखिए नंबर 1 पर सेंडिंग क्रॉप ऑफ शुगर फैक्ट्री, तो नंबर 1 पर नहीं हो सकता, एकदम शुगर कैन फैक्ट्री में कैसे पहुंच जाएगा। ये इरिगेशन, अब इसको कहाँ पर लगाना है, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड प्लोइंग द फील्ड,